हेलो स्टूडेंट्स, अधिकारी हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लोग पीवाईक्यू डिस्कशन कर रहे हैं। पीवाईक्यू के माध्यम से ही आपका सारा टॉपिक जो है वो पूरा डिस्कस करवाया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पहले का भी जो वीडियो है वो भी देखिएगा कि 70th का जो पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसमें 13 दिसंबर का पेपर पूरी तरह से डिस्कस हो चुका है। वहाँ जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसको रिपीट नहीं करेंगे और 4 जनवरी का पेपर अभी हमारा चल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ। मैंने अभी तक 3 बार बीपीएससी एग्जाम को क्लियर किया है और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स के पोस्ट पर हूँ। इसके पहले मैंने बीडीओ के पोस्ट पे भी काम किया है। तो देखिए, कल हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। मगर एक चीज़ कल बताना रह गया था। जैसे 55 नंबर क्वेश्चन था कि कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है। तो ये तो बहुत ईजी है, सब जानते हैं कि कोसी नदी है इसका आंसर। मगर कोसी से संबंधित अगर और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो हम लोग अभी डिस्कस कर लेते हैं कोसी नदी के बारे में थोड़ा सा, कि कोसी रिवर सिस्टम जो है वो कैसे काम करता है। तो देखिए, द कोसी इज अ ट्रांस बाउंड्री रिवर। ये ट्रांस बाउंड्री रिवर है, मतलब ये सिर्फ इंडिया में, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही जन्म लिया और इंडिया में ही खत्म हो गया। ये पूरा मतलब दूसरे दूसरे देशों से हो के आता है। तो ये तिब्बत, फिर नेपाल, फिर इंडिया, ऐसे ट्रेवल करता है। ठीक है, तिब्बत से नेपाल होते हुए तब इंडिया आता है। तो 3 देशों से ये ट्रेवल करता है। तिब्बत तो अब रहा नहीं, आप चाइना कह सकते हैं। तो चाइना, नेपाल, फिर इंडिया। इट हैज़ इट्स सोर्स इन तिब्बत दैट इंक्लूड्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट अपलैंड, मतलब कि पामीर के पठार के पास इसका सोर्स है। इट देन ड्रेन्स अ लार्ज पार्ट ऑफ नेपाल। फिर नेपाल में ये मतलब कि बहुत बड़े एरिया को अपना पानी देता है और बिफोर इमर्जिंग ऑन टू द, फिर गंगेटिक प्लेन में ये आता है और गंगा नदी का ये ट्रिब्यूटरी है, मतलब ये गंगा में मिल जाता है। ठीक है, इट्स 3 मेजर ट्रिब्यूटरी, जिसके खुद के 3 सहायक नदियां हैं। एक है सन कोसी, अरुण और तमूर। मीट एट वन पॉइंट जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ अ 10 किलोमीटर गॉर्ज कट थ्रू द हिमालयन फुट। मतलब इस कोसी नदी की 3 सहायक नदियां हैं, सन कोसी, अरुण और तमूर। द रिवर क्रॉसेज इंटू नॉर्दर्न बिहार, ये नॉर्दर्न बिहार में आता है, इंडिया, वेयर इट ब्रांचेज इंटू डिस्ट्रीब्यूटरीज बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा नियर कुर्सेला इन कटिहार। ये पूछ सकता है कोसी नदी गंगा में कहाँ से मिलता है, तो कटिहार में मिलता है। कटिहार में एक प्रखंड है कुर्सेला, वहाँ पर कोसी और गंगा का संगम है। द कोसी कैरीज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सिल्ट। इसमें बहुत ज़्यादा गाद रहता है, सिल्ट, बालू। ठीक है, इतना ज़्यादा बालू रहता है कि ये अपने रास्ते को ही अवरुद्ध कर देता है। ये जब बहता है ना तो बहुत सारा गाद लेके बहता है, तो अपने ही रास्ते को अवरुद्ध कर देता है और फिर दूसरे रास्ते से बहने लगता है। इसीलिए कभी हो सकता है कि पहले कभी कोसी वहां से नहीं बहा हो और अचानक से वहां से बहने लगे, इसीलिए इसको बिहार का शोक बोलते हैं, कि जहां मन तहां से बहता है और बाढ़ लाता है। ठीक है, तो ब्रह्म सबसे ज़्यादा सिल्ट और सैंड कैरी करता है ब्रह्मपुत्रा, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है कोसी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि ये एनुअल फ्लड जो है अफेक्ट करता है 21,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को। ये अफेक्ट कर देता है पूरा जो उधर का इलाका है, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सब कोसी में डूबे रहते हैं। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे कोसी को देख लीजिए, कोसी रिवर, ये कोसी नदी है, ये यहाँ से आता है। ठीक है, यहाँ से आने का मतलब है कि ऊपर क्या है, चाइना है, तो चाइना से हो करके फिर नेपाल होते हुए फिर इंडिया में आके और गंगा नदी में ये मिल जाता है। ठीक है, बस इतना ही बताना था। अब आगे हम लोग चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन से। आज हम लोग को डिस्कस करना है 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। ठीक है, यूरोप का खेल का मैदान किसको कहते हैं, तो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आखिर वहाँ क्या वहाँ खेल होता है या फिर क्या होता है। देखिए, स्विट्जरलैंड इज नोन एज द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप ड्यू टू इट्स स्टनिंग नेचुरल लैंडस्केप। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे एकदम अद्भुत उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है और प्रकृति भूमि है वो एकदम अद्भुत है। पर्टिकुलरली द एल्प्स माउंटेन, खास करके एल्प्स माउंटेन। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वहाँ पे कौन सा पहाड़ है स्विट्जरलैंड, तो है एल्प्स। एंड इट्स डाइवर्स रेंज ऑफ आउटडोर एक्टिविटीज, और उन पहाड़ों पे जो स्नो होता है उसमें बहुत सारा स्नो गेम्स जैसे स्कीइंग वगैरह गेम्स बहुत सारे होते हैं। इसी कारण से इसको प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। ठीक है, तो बहुत सारे लोग एडवेंचर करने के लिए और टूरिज़्म के लिए, और जिसको एडवेंचर टूरिज़्म पसंद है, बहुत से लोग होते हैं जिनको पिलग्रिमेज टूरिज्म पसंद होता है, यानी तीर्थ
स्थल पे जाते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो एडवेंचरस स्थल पे जाते हैं, तो वो हो गया स्विट्ज़रलैंड, वहाँ पे गेम्स बहुत होते हैं। ठीक है। द टर्म वॉज पॉपुलराइज बाई ब्रिटिश ट्रेवलर राइटर लेस्ली स्टीफन, इसने ये टर्म पॉपुलराइज किया, इसने एक बुक लिखा था द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप करके। ठीक है, ये किताब है द प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, लेस्ली स्टीफन का। उसमें इन्होंने स्विट्ज़रलैंड के बारे में जिक्र किया था कि स्विट्ज़रलैंड जो है वो प्ले ग्राउंड है, तो इसका पूछ सकता है लेस्ली स्टीफन। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे, देख लो ये क्या है। स्टनिंग सीनरी, स्विट्जरलैंड बोस्ट ब्रेड टेकिंग लैंडस्केप, जैसे कि स्विस एल्प्स है, पहाड़ है। ठीक है, रोलिंग हिल्स एंड पिक्चर्सक्यू लेक्स, बहुत बढ़िया बढ़िया लेक्स हैं वहाँ पे। द कंट्री ऑफर्स अ वाइड एरा ऑफ रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज, स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग एंड पैराग्लाइडिंग। ठीक है, तो एडवेंचरस एक्टिविटीज़ बहुत है। लग्जरी ट्रैवल है, लग्जरी होटल्स, हाई क्वालिटी टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे पाया जाता है, रिजॉर्ट्स, स्पा, बहुत कुछ। ठीक है, कल्चरल एक्सपीरियंसेस, नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ स्विट्जरलैंड ऑफर अ रिच कल्चरल सीन विथ 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड वाइब्रेंट आर्ट एंड कुलिनरी, मतलब कि ये एडवेंचरस और नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ उसका कल्चरल ब्यूटी भी है। जैसे इंडिया काफ़ी कल्चरली, इंडिया बहुत रिच है, उसी तरह से स्विट्जरलैंड भी एक तरह से रिच है। 4 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसके, बहुत सारे आर्ट्स और बहुत सारे ट्रेडिशंस वहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो नाम आया है प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप, ये किताब से आया है, जो किताब किसका है, लेस्ली स्टीफन की बुक है। ठीक है, अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे स्विट्जरलैंड है, थोड़ा हम लोग को स्विट्जरलैंड का मैप देख लेना चाहिए अगर क्वेश्चन में स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड यूरोप में है, और स्विट्जरलैंड जो है ना वो समुद्र से टच नहीं होता, वो लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री मतलब जो चारों साइड से लैंड से ही घिरा हो। तो कौन, इसके चारों साइड कौन है, एक तरफ फ्रांस है, ठीक है, एक तरफ इटली है, बड़े बड़े देश हैं, एक तरफ यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, छोटा सा, इतना बॉर्डर ऑस्ट्रिया के साथ है, और इस पूरा इलाका में जर्मनी है, यहाँ पे ये बड़ा वाला जर्मनी है। ये जो लिचटेंस्टीन है, ये बस छोटा सा है यहाँ पे, इतना छोटा। ठीक है, लिचटेंस्टीन। तो इस तरह ये इसका नक्शा हो गया, फ्रांस हो गया एक तरफ इटली, एक तरफ ऑस्ट्रिया, एक तरफ जर्मनी, यहाँ पे जर्मनी, और छोटा सा लिचटेंस्टीन, ये यूरोप में है स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगर इसका आप ये वाला मैप देखिए, ज्योग्राफिकल मैप देखिए, तो फ्रांस के साथ ये अलग होता है एक माउंटेन से, जिसका नाम है जूरा माउंटेन। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बॉर्डर पे कौन सा पहाड़ है। ये पहाड़ी बॉर्डर बनाता है, जैसे इंडिया चाइना का हिमालयाज है ना, उसी तरह से स्विट्जरलैंड और फ्रांस के बीच में है जूरा माउंटेन। तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, जूरा माउंटेन। फिर यहाँ पे स्विस प्लेटियो हो गया। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, बर्न, ये है स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न। और यहाँ पे है स्विस एल्प्स, ये जो ब्राउन कलर का पूरा दिख रहा है एरिया, ये ब्राउन कलर का एरिया जो है, ये है पहाड़ है वहाँ पे, जिसका नाम है स्विस एल्प्स। ठीक है, और इटली के साथ बॉर्डर जो है ये एल्प्स पहाड़ी ही बनाता है, इटली के साथ स्विस एल्प्स। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्विट्जरलैंड में, एक तो एल्प्स और दूसरा जूरा माउंटेन। ठीक है, बाकी इसका जो राजधानी है वो बर्न है, और इसका जो करेंसी है वो है स्विस फ्रैंक। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 नंबर। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना क्यों की गई थी, कब की गई थी, यही क्वेश्चन है कि 1802 में भारतीय भाषाओं में ऐतिहासिक शोध के लिए, मतलब रिसर्च करने के लिए इंडियन लैंग्वेजेस में, या 1802 में भारतीय संस्कृति और परंपरा को समझने के लिए, या 1800 में केवल भारतीय सिविल सेवक, जो उसमें इंडियन सिविल सर्विसेज के लोग थे, केवल भारतीय सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, केवल, केवल माने ओनली। तो ऐसा जो क्वेश्चन हो वो गलत होता है, ऐसे स्टेटमेंट्स गलत होते हैं जहाँ ओनली वर्ड आता है। 1800 में सिविल सेवकों को, यहाँ पे क्या लिखा था, केवल भारतीय सिविल सेवक, मतलब इंडियन सिविल सेवक तो कोई था ही नहीं उस टाइम पे। इंडियन लोगों को तो मारा जाता था, गुलाम बनाया जाता था, अंग्रेज ही होते थे यहाँ पे जो भी सिविल सेवक होते थे। तो सी तो वैसे भी गलत है। और डी में 1800 में सिविल सेवकों को इंडियन लैंग्वेजेस में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी, इंडियन लैंग्वेजेस सिखाने के लिए। तो इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा यूपीएससी से उठा के यहाँ पर डाल दिया, यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बट बीपीएससी का रिपीटेड नहीं है। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि इस कॉलेज का स्थापना वगैरह कौन किया था, ये भी पूछ सकता है। फोर्ट विलियम कॉलेज का इस्टेब्लिश इन कैलकटा, ठीक है, कैलकटा में 1800 में बाई लॉर्ड वेलेजली।
लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था इस कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में कलकत्ता में लॉर्ड वेलेस्ली ने। वाज अ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन डिजाइन टू ट्रेनिंग देना ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स को इंडियन भाषाओं और इंडिया की कल्चर यानी संस्कृति में। समझ में आया क्यों इस कॉलेज का स्थापना किया फोर्ट विलियम कॉलेज का? टू ट्रेन ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिसर्स in Indian languages and culture. This was intended to improve their administrative capabilities and facilitate better governance of Britain. मतलब क्योंकि वो भारत में सिविल सर्वेंट बन गए हैं तो उनको भारतीय भाषाएं पता होनी चाहिए, तो यहाँ का जो गरीब आदमी है वो कैसे उनसे मतलब डील करेंगे। जैसे अगर आप IFS में जाएंगे ना, मान लेते हैं कि आप लोग UPSC एग्जाम क्लियर करते हैं और इंडियन फॉरेन सर्विसेज चूज करते हैं, तो अगर आपको फ्रांस जाना है तो आपको फ्रेंच सीखना पड़ेगा। मतलब जहाँ जाना है आपको वहाँ की भाषा आनी चाहिए। समझ आया? तो उसी तरह से उस टाइम पे ये भाषा इंडिया में सिखाने के लिए कॉलेज खोला गया था। बाकी वही चीज़ लिखा हुआ है कि कॉलेज का मुख्य काम वही था कि जो ब्रिटिश सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स हैं उनको लिंग्विस्टिक माने भाषाई और कल्चरल नॉलेज देना, ताकि वो आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन चला सकें। ठीक है, अगर मान लो कि आप साउथ में नौकरी करने जाते हैं तो आपको वहाँ पे फिर तमिल कन्नड़ वगैरह सीखना चाहिए ताकि वहाँ के लोकल लोगों को आपसे फ़ायदा हो सके। फिर इसका फाउंडर कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो इसके फाउंडर थे। ठीक है, करिकुलम में यही सब था, संस्कृत, फारसी, भारतीय भाषाएं जो भी थी, हिंदी, बंगाली, उर्दू, मराठी, ये सब, साथ में भारत का इतिहास, लॉ, कल्चर, ये सब। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज अल्टीमेटली क्लोज इन 1854, 1800 में बना और 1854 में क्लोज हो गया, बट इट लेफ्ट लास्टिंग लेगेसी इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर। बताओ, इतना जल्दी बंद कर दिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ऐसे तो बहुत इजी दिख रहा है आपको कि ये क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मगर अगर इससे मौर्य साम्राज्य से अगर कुछ डिटेल में पूछा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके दरबार में एक विदेशी जो है राजदूत आया था, तो उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? तो इंडिका। मेगास्थनीज ने अपनी किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम था सेंड्रोकॉटस। या चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके मंत्री कौन थे? तो चाणक्य। चाणक्य का दो और नाम है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत डीप में पूछे जा सकते हैं। तो मौर्य साम्राज्य को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मौर्य साम्राज्य में दो बड़े बड़े महान राजा हुए, एक तो चंद्रगुप्त मौर्य खुद और दूसरे अशोक जो उनके पोता थे। ठीक है, और ये जो बिंदुसार है ये भी मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, और उसका फिर बिंदुसार का बेटा अशोक। तो इस तरह से ये सब मौर्य साम्राज्य के ही शासक हैं, मगर हम लोग को थोड़ा डिटेल में हम लोग को पढ़ लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 297 BC इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। इनको फाउंडर माना जाता है, संस्थापक। इंस्पायर्ड बाय अलेक्जेंडर, उस टाइम पे भारत में अलेक्जेंडर सिकंदर महान, सुने होंगे आप लोग नाम, ये ग्रीक मेसोपोटामिया से आए थे, ग्रीस से, और इन मेसोपोटामिया नहीं मैसिडोनिया, ठीक है, ग्रीस के मैसिडोनिया से आए थे। तो इनका मतलब सिकंदर का ये था ना लक्ष्य कि इनको पूरा दुनिया जीतना है। तो ऐसा लक्ष्य लेकर के चलते, बहुत ज़्यादा दिन ये जिंदा नहीं रहते, 32 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो पूरा दुनिया जीतना है, और जब ये इंडिया आए जीतते हुए, ठीक है, देखो आपको एक मैप दिखाते हैं, वहां से आपको समझ में आएगा। ये नहीं, ये वाला मैप देखिए, यहाँ पर है ग्रीस। ठीक है, यहाँ ग्रीस दिख रहा है ना, ये वाला ग्रीन कलर का ग्रीस है। यहाँ से इंडिया की तरफ आए, यहाँ इंडिया है। तो इतना ये जीतते हुए आए, टर्की उर्की सब, और इधर पूरा ये यूरोप का एरिया, ये पूरा, ठीक है, सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट, ईरान, ठीक है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, इतना जीतते हुए ये जब इंडिया पहुंचे, इनका मेन लक्ष्य यही था कि इंडिया जीत जाएंगे तो मतलब जीत गए सब चीज़। लेकिन इंडिया में उस समय शासन चल रहा था नंद वंश का, ठीक है, और नंद वंश का राजा था धनानंद। तो धनानंद काफ़ी एक तरह से पावरफुल राजा कह सकते हैं,
उसके पास हाथी वगैरह था, और ये जो था ये घोड़े पे सवार हो गया था, इसकी सेना में घोड़े थे, और धनानंद की सेना में कौन था? हाथी। तो घोड़े जो है वो हाथियों से डर गए, साइज क्योंकि बड़ा होता है, ठीक है। तो जो इसकी सेना थी सिकंदर की, यानी अलेक्जेंडर, सिकंदर की जो सेना थी वो फिर यहाँ पे इंडिया में एक नदी है व्यास नदी, उस नदी को क्रॉस नहीं किया वो लोग, सेना ही डर गया। अब सेना ही नहीं क्रॉस करना चाहता है तो फिर राजा क्या ही करेगा, तो सेना ही मना कर दिया कि हम नहीं पार करेंगे इस नदी को, व्यास नदी को। तो यहीं से फिर सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। समझ में आया? तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर जो है वो किस नदी को, या सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था, तो वो नदी था व्यास नदी, जो पंजाब में बहता है, व्यास नदी, उसको पार करने से सिकंदर की सेना ने मना कर दिया और ये लौट गए। और जब लौटे तो रास्ता में एक जगह था बेबी लोन, वहां पे ही सिकंदर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बेबी लोन। और सिकंदर जो है उनके जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप लोग बायोलॉजी पढ़े होंगे तो अरिस्टोटल, जो कि इनको फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है अरिस्टोटल को, वही अरस्तु वही अरिस्टोटल। वहाँ पे देखो इंग्लिश हिंदी दो नाम होता था, जैसे सिकंदर और अलेक्जेंडर। ठीक है, तो बेबीलोन में फिर वो मर गए। तो ये था सिकंदर का कहानी। मगर सिकंदर जो है उनका एक राजदूत जो है वो फिर नंद वंश को खत्म कौन किया? धनानंद को मार दिए ये चंद्रगुप्त, और फिर चंद्रगुप्त गद्दी पे बैठ गए और शुरू हुआ मौर्य वंश। ठीक है, तो वहां का सिकंदर का एक राजदूत यहाँ पे इनके साथ रहने के लिए आया, हिस्ट्री लिखने के लिए आया इंडिया का, उसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। अब देखिए, इंस्पायर्ड बाय अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर से इंस्पायर होकर चंद्रगुप्त ने भी अपनी आर्मी बनाई थी और नंद को हरा करके मगध पे कब्जा किया था और वहां पे मौर्यन एम्पायर इस्टेब्लिश किया था। ठीक है, आफ्टर बिकमिंग किंग चंद्रगुप्त टुक एडिशनल लैंड बाय फोर्स एंड अलायंसेस। चंद्रगुप्त चीफ मिनिस्टर कौन थे? कौटिल्य। चंद्रगुप्त के जो चीफ मिनिस्टर थे, सीएम थे, मुख्यमंत्री, वो थे कौटिल्य, चाणक्य या फिर विष्णुगुप्त। तीन नाम था उनका, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। ठीक है, सम टाइम एडवाइज चंद्रगुप्त एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एम्पायर्स लेगेसी। और चाणक्य ने कौन सी किताब लिखी थी? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र जो है वो किसका है? चाणक्य का, इकोनॉमिक्स। अब देखो सोर्सेज फॉर द मौर्यन पीरियड, सोर्सेज क्या है? तो एक तो कैसे पता चलता है मौर्यन काल के बारे में, कैसे जानकारी मिलती है? तो एक कौटिल्य की किताब है अर्थशास्त्र, फिर अशोका के अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। अशोक का आदत क्या था कि वो पत्थरों पे, पहाड़ों पे लिखवा लिखवा के छोड़ दिया, तो उसको हम लोग आज पढ़े तो हमें पता चला कि अच्छा एक राजा था अशोक। तो इस तरह से अशोक के अभिलेख, पिलर्स बनवा करके पिलर पे लिखवा दिया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है वो है मेगास्थनीज का इंडिका। मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। ठीक है, उसके बाद उस समय बौद्ध धर्म भी बहुत प्रचलित था। तो जैसे अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म की किताबों में भी इन राजाओं का जिक्र है। वो किताब है दिव्यावदान और अशोकावदान। ये किताब इसको तिब्बतन टेक्स्ट बोल सकते हैं, तिब्बतन किताब है। ठीक है, दिव्यावदान, अशोकावदान, ये बौद्ध बुक है। कभी कभी बुक का 4 बुक दे देगा और कहेगा कि इसमें कौन बौद्ध बुक है, कौन जैन बुक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बुद्धिस्ट किताबें हैं, दिव्यावदान और अशोकावदान। फिर और भी बुद्धिस्ट बुक है जो श्रीलंकन टेक्स्ट, जैसे तिब्बतन टेक्स्ट हुआ ना ये दोनों, उसी तरह श्रीलंकन टेक्स्ट है, जैसे महावंसा और दीपवंसा। वंसा वंसा, वदान वदान, ऐसे याद कर लेना। महावंसा और दीपवंसा ये श्रीलंका की किताबें हो गई। फिर राजाओं का नाम पुराणों में भी लिखा हुआ है, जो हिंदू वाला हो गया पुराण, मत्स्य पुराण वगैरह, तो पुराणों में भी है। बुलंदी बाग और कुम्हरार पटना में, क्योंकि जो मौर्य एम्पायर था उसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है। तो मौर्यन की राजधानी पाटलिपुत्र थी, तो वहां पे इनका बड़ा सा महल था कुम्हरार। पटना में कुम्हरार पार्क है, वहां कभी पटना जाएं तो वहां घूमें आप लोग। वहां अभी भी उसके अवशेष हैं, उसके महल के अवशेष अभी भी वहां कुम्हरार में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब से हम लोग को पता चलता है वहां उस टाइम के राजाओं के बारे में या उस वंश के बारे में। ठीक है, उसके बाद इनका कंट्रीब्यूशन देखें तो आर्कियोलॉजिकली अगर ज़मीन से खोद के भी बहुत सारी चीज़ें निकाली गई हैं, तो उसमें है उनका बर्तन। तो बर्तन मौर्यन टाइम में कौन सा बर्तन यूज होता था? उस बर्तन का नाम था NBPW, नॉर्दर्न, क्योंकि मौर्य वंश कहाँ का है? नॉर्थ का, बिहार नॉर्थ में है, तो नॉर्दर्न
ब्लैक बर्तन पूरी तरह से काला होता था। पॉलिश्ड एकदम चमकदार, वेयर माने बर्तन, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, NBPW। नॉर्दर्न माने नॉर्थ साइड का काला पॉलिश्ड बर्तन होता था उस टाइम पे, ठीक है। कैपिटल आपको पता ही है, पाटलिपुत्रा कैपिटल रहा। थोड़ा सा चंद्रगुप्त के बारे में देखिए, सबसे पहला राजा जो संस्थापक है वो है चंद्रगुप्त मौर्य। परिशिष्ट पर्वन एक किताब है हेमचंद्र के द्वारा लिखा हुआ। परिशिष्ट पर्वन, ये सब बुक्स पूछे जाते हैं, किताबों के नाम। तो परिशिष्ट पर्वन रिटन बाय हेमचंद्र आइडेंटिफाई चंद्रगुप्त एज द ग्रैंड सन ऑफ द चीफ ऑफ द पिकॉक तामर क्लैन मयूर पोशाक, ठीक है। मतलब कि इस किताब में उसको पोता माना गया है, ग्रैंड सन माना गया है। एक पिकॉक मतलब है ना, मोर लोग को पालने वाला जो वंश है, उस वंश का उसको पोता माना गया है, उस वंश के मुखिया का। तो इसीलिए नाम मोर से मौर्य नाम हो गया, ठीक है। He was the chief architect of the Mauryan Empire and built a vast empire which include Bihar, Nepal, West and Northwest India। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मतलब पूरा जम्मू कश्मीर, इधर हो गया पंजाब, यूपी पूरा कब्जा में ले लिए थे, ठीक है। राजस्थान, गुजरात सब, और दक्षिण का भी इलाका है ना, दक्षिण के भी सारे इलाके पूरा इनके कब्जा में था। सिर्फ एकदम साउथ जो केरल का पार्ट है ना, थोड़ा सा तमिलनाडु, थोड़ा सा केरल, बस वो छूटा हुआ था। बाकी पूरा इंडिया ही उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर के अंदर आता था। इंडिया क्या, इंडिया के साथ साथ जो अखंड भारत कहते हैं वो उसी टाइम का भारत है, जो अखंड भारत है। तो उसमें सब आता था, पाकिस्तान भी पूरा आ जाता था, अफगानिस्तान भी आ जाता था, नेपाल आ ही रहा है, बांग्लादेश आ ही रहा है, ठीक है, म्यांमार तक आ जाता था। वॉर विथ सेलुकस, द मौर्यन एनेक्स्ड several areas in the Hindu Kush region in 305 BC. These regions were governed by satrapas, governor appointed by Alexander during his campaign। मतलब अलेक्जेंडर जो है वो जब चला गया, व्यास नदी तो पंजाब में है ना, लेकिन इंडिया का मान लो कि अगर नक्शा बनाए इस तरह से तो ये व्यास नदी है, मगर इसके इस साइड तो कब्जा कर ही लिया था अफगानिस्तान पाकिस्तान पे। तो जब वो लौट के चला गया तो इस इलाके में अपना आदमी छोड़ गया, ठीक है, अपना व्यक्ति। उसका नाम था सेलुकस निकेटर, ठीक है, सेलुकस निकेटर। उसकी बेटी से चंद्रगुप्त शादी कर लिया और ये पूरा इलाका भी चंद्रगुप्त का हो गया, ठीक है। तो शादी भी की, युद्ध भी लड़े। तो यहाँ है वॉर विथ सेलुकस, उसकी बेटी शादी किए थे, तो वॉर विथ सेलुकस, ठीक है। The move prompted Seleucus to campaign against Chandragupta to secure the eastern border of the empire। मतलब सेलुकस ही उनके खिलाफ में वो किया था कि इससे लड़ते हैं, मगर फिर चंद्रगुप्त उसको ये कर लिए, उसके साथ संधि कर लिए और उसकी बेटी से शादी भी कर ली। हेलेना नाम था उनकी बेटी का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस ट्रीटी सेलुकस सीडेड चंद्रगुप्त द टेरिटरीज ऑफ द कंधार एरिया ऑफ अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, मतलब पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान ये सब सेलुकस उनको दे के गया, ठीक है। Alongside the treaty, the general rights of intermarriage between, ये तो वही हो गया मैरिज। ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज, ठीक है, सेलुकस निकेटर का ये व्यक्ति था राजदूत जो यहाँ पे आके रहा। मेगास्थनीज और डायोनीशियस ये दोनों मौर्यन कोर्ट में रहे थे, ठीक है। दो व्यक्ति थे, मेगास्थनीज और डायोनीशियस। रिलीजन की बात करें तो चंद्रगुप्त जो है उन्होंने गिव अप हिज थ्रोन, उन्होंने अपना जो राजगद्दी था उसको त्याग दिया और वो जैन धर्म के शिष्य बन गए। जैन गुरु थे भद्रबाहु, उनके शिष्य बन गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किसके कौन सा धर्म मानते थे, जैन धर्म। उसमें बौद्ध और जैन धर्म बहुत फेमस था हमारे यहाँ। तो वो जैन गुरु भद्रबाहु के शिष्य बन गए चंद्रगुप्त। और एक बार क्या हुआ था ना कि पटना जो पाटलिपुत्र है वहाँ भयंकर अकाल पड़ा था, 12 वर्षों का अकाल, माने बारिश नहीं हुई थी, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। तो भद्रबाहु जो है ना वो कर्नाटका चले गए थे, क्योंकि बिहार के आसपास अकाल पड़ा हुआ है, तो कर्नाटका चले गए। साथ में चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के साथ कर्नाटका चले गए थे, बहुत सारे लोग कर्नाटका चले गए थे, जैन लोग। और चंद्रगुप्त मौर्य वहीं कर्नाटका के श्रवण बेलगोला में, वहाँ एक जगह है श्रवण बेलगोला, वहीं पे चंद्रगुप्त की मृत्यु होती है अंत समय में। अंत समय में जो जैन धर्म में मरने का तरीका है उसको बोलते हैं संथारा प्रथा। एक सिस्टम है संथारा, इसमें क्या होता है कि लोग अपना शरीर को छोड़ देते हैं, कुछ खाते पीते नहीं है, चुपचाप से एक जगह पे बस बैठ जाते हैं, ठीक है, खाना पीना सब छोड़ के, बातचीत सब छोड़ के समाधि ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे मर जाते हैं, ठीक है, अपनी इच्छाओं का त्याग करते हुए। तो इसी प्रथा का प्रयोग करके चंद्रगुप्त का डेथ हुआ था, संथारा प्रथा। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सा राजा
जैन जो प्रथा है संथारा, उसका उपयोग करके मृत्यु को प्राप्त हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका मृत्यु का जगह जो है वो है कर्नाटका का श्रवण बेलगोला। समझ में आया? तो ये जैन मतलब जैनों के शिष्य थे ये। द महाभाष्य refers to चंद्रगुप्त successor as अमित्रघात, a slayer of enemies। जो एक बुक है महाभाष्य, तो महाभाष्य जैन किताब है, ठीक है, महाभाष्य जैन बुक है। इस किताब ने इनके चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी का नाम अमित्रघात कहा था। चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था ये बिंदुसार, ठीक है, ये चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी है बिंदुसार, चंद्रगुप्त के बेटे। तो बिंदुसार का एक और नाम था, चंद्रगुप्त का एक और नाम था सेंड्रोकोटस। ग्रीक किताबों में इनको सेंड्रोकोटस कहा गया है चंद्रगुप्त को, ठीक है। तो उसी तरह से बिंदुसार को एमिट्रोकोटस कहा गया या अमित्रघात। तो महाभाष्य में इसको अमित्रघात कहा गया। अमित्र, मित्र का उल्टा क्या होगा? अमित्र माने शत्रु, तो शत्रुओं का घात करने वाला माने शत्रुओं को मारने वाला, तो नाम है अमित्रघात, ठीक है। और ग्रीक किताबों में अमिट्रोकैटस लिखा हुआ है, जैसे उसका सेंड्रोकैटस है, इसका अमिट्रोकैटस है। ही ब्राउड 16 स्टेट अंडर द मौर्यन एम्पायर, 16 राज्यों को मौर्यन एम्पायर में लेके आया बिंदुसार, ठीक है। एंड दस कंकर्ड ऑलमोस्ट ऑल इंडियन पेनिनसुला, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को जीत गया था। ही कंकर्ड द लैंड बिटवीन द टू सीज, अरबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये जो इलाका है नीचे का, तो इस इलाके में जितने राज्य थे उसको भी जीत गया था, सिर्फ नीचे का छोड़ करके, ठीक है। He continued the empire expansion well into Deccan, stopping around the region कर्नाटका, यानी कि दक्षिण में आके कर्नाटका के पास ये रुक गए थे। डाइमेकस was the Seleucid emperor, क्या है? एंटियोकस एम्बेसडर एट बिंदुसार कोर्ट। जैसे चंद्रगुप्त के यहाँ पे राजदूत कौन था? चंद्रगुप्त के यहाँ पे था कौन? डायोनीशियस और मेगास्थनीज, दो थे। उसी तरह से बिंदुसार के दरबार में भी एक राजदूत था जिसका नाम था डाइमेकस, ठीक है। क्या नाम था? डाइमेकस। और ये कौन सा धर्म का पालन करते थे? तो ये इन्होंने आजीवक सेक्ट को अपनाया था। आजीवक सेक्ट अलग है, जैन अलग है, बौद्ध अलग है, आजीविका सेक्ट अलग है। आजीविका सेक्ट के जो संस्थापक हैं वो थे मक्खली गोशाल। इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आजीविका सेक्ट के बारे में। मक्खली गोशाल का सेक्ट है ये। आजीविका संप्रदाय के लोगों का ये मानना होता है कि ये लोग नियतिवाद में विश्वास करते हैं। नियतिवाद मतलब होता है कि जो होना है वो तो होगा ही, है ना, नियति सबकी लिखी हुई है। आप अगर अच्छा कर्म कर रहे हैं तो वो आप अपने मन से नहीं कर रहे हैं, वो जो है लिखा हुआ है कि आप अपने हाथ से ये काम करेंगे। अगर आप बुरा कर रहे हैं तो वो भी आपसे करवाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा भी कर रहे हैं तो आपसे करवाया जा रहा है, तो ये है नियतिवाद। तो आजीविका सेक्ट के लोग नियतिवाद को फॉलो करते हैं और ये लोग, इसके संस्थापक थे मक्खली गोशाल। ये जैन और बौद्ध से अलग है, ठीक है। तो इसी को मानते थे बिंदुसार। इसके बाद आते हैं आपके अशोक, ठीक है। अशोक तो देखिए, ड्यूरिंग हिज फादर्स राइन, अपने पिता के कार्यकाल के टाइम पे, ही वॉज अपॉइंटेड एज द वाइसराय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन। पिता के टाइम पे ये तक्षशिला और उज्जैन के वाइसराय के तौर पे अपॉइंट हुए। तक्षशिला कहाँ? अभी पाकिस्तान में है तक्षशिला, ठीक है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी उस समय हुआ करता था जहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े थे, चाणक्य वहाँ पढ़ाया करते थे। दुनिया का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी था तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तो वहाँ के वाइसराय बनाए गए थे अशोक को, और उज्जैन मध्य प्रदेश में है। He was the first ruler to maintain direct contact with his people through his inscription। ये पहला राजा था जो अपने लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट मेंटेन करता, मतलब वो जो कहना चाहता था लोग उसको सुनते थे डायरेक्ट। कैसे? तो वो कहता कैसे था? वो अभिलेखों के माध्यम से कहता था। वो पिलर लगवा देता था, फिर पिलर उसका कैसा होता था? ऐसे ऐसे पिलर होता था, फिर ऊपर में इस तरह बना होता था अबेकस, फिर उसके नीचे लोटस बना हुआ होता था, उल्टा लोटस, और यहाँ पे कोई जानवर होता था जैसे शेर हो गया या बैल हो गया, तो इस तरह के पिलर्स, और पिलर्स पे वो इस तरह से लिखवा देता था, ठीक है। कुछ भी, जैसे कि जानवरों को मारना मना है, ठीक है, धर्म का पालन करना है, माता पिता का सम्मान करना है, ऐसे ऐसे लिखवा देता था। लोग उसको पढ़ते थे, तो अलग अलग चौराहों पे, चौक चौराहों पे इस तरह से अभिलेख वो छोड़ देता था लिखवा करके।
तो डायरेक्ट कांटेक्ट वो मेंटेन करता था अपने लोगों के साथ, अपनी जनता के साथ। अशोक के बहुत से नाम हैं, जैसे कि बुद्ध, शाक्य एंड अशोका इन द मस्की एडिक्ट। मस्की में उसने जो अभिलेख बनवाया है उसमें उसके 2 नाम लिखे हैं, बुद्ध, शाक्य और अशोक। क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म का पालन करता था। तो देखो लो, दादाजी हो गए इसके जैन, पिताजी हो गए आजीविका सेक्ट और अशोक खुद हो गया बौद्ध। ठीक है, तो मस्की एडिक्ट में इसको अशोक नाम दिया गया। फिर सारनाथ अभिलेख में इसका नाम है धर्म अशोक। ठीक, क्योंकि ये धर्म का पालन करता है, धर्म अशोक। देवा नाम प्रिय, इसके बहुत जगहों पे इसके नाम है देवा नाम प्रिय में देवताओं का प्रिय, देवा नाम प्रिय। ठीक है, तो देवताओं का प्रिय ये भी नाम लिखा हुआ बहुत जगह। और बहुत जगह पियदस्सी गिविंग द श्रीलंका बुद्धिस्ट क्रॉनिकल। श्रीलंका की जो किताबें हैं दीपवंसा और महावंसा बौद्ध किताबें जो हम लोग ऊपर देख लिए, वहां पे इसका नाम पियदस्सी लिखा हुआ है। ठीक है, पियदस्सी यानी देखने में प्रिय। और देवा नाम पे ये भी बहुत जगह। धर्म अशोक कहाँ है? सारनाथ में धर्म अशोक। और मस्की में इसका असली नाम लिखा हुआ है अशोक। ठीक है, तो इसका असली नाम जो है मस्की अभिलेख, गुर्जर अभिलेख, वहां पे इसके असली नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अशोक के जीवन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था वो था कलिंग वॉर। कलिंग वॉर 261 बीसी में कलिंग वॉर हुआ था, 261 बीसी में। कलिंग वॉर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अशोक, इससे पहले अशोक को चंड अशोक कहा जाता था। चंड अशोक मतलब कि अशोक बहुत बदमाश था। वो कहा जाता है कि उसके 100 भाई थे, तो अपने 99 भाई को, मतलब कुल उसको मिला के 100 भाई थे, तो 99 लोगों को मार करके उसने पटना में एक अगम कुआं है, ठीक है, वहां पे फेंक दिया था। ठीक है, अभी भी अगम कुआं वहां पे मंदिर बन चुका है। और वो अगम कुआं जो है वो कहा जाता है कि अभी भी होंगी लाशें, या फिर वो अपना। तो इस तरह अशोक बहुत ही, मतलब वायलेंट, बहुत हिंसक राजा था। मगर और इसी हिंसा में वो क्या क्या कलिंग में जाके भी युद्ध लड़ा। कलिंग उड़ीसा में है, ठीक है, वहां पे जब उसने युद्ध लड़ा था कलिंग वॉर, तो वहां पे बहुत मारा, पूरा एकदम बच्चा तक को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा, मार मार के पूरा लाश बिछा दिया। और जब वो फिर लाश, जब रात हुई, युद्ध खत्म हुआ, जब वो जीत गया कलिंग को, तो फिर जब उसने देखा, उन लाशों को देखा, तो उसका मन एकदम ग्लानि से भर गया कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, उसको अपनी जिंदगी में बहुत पछतावा हुआ कि वो अपनी जिंदगी में ये क्या कर रहा है। और उसी समय जो बौद्ध धर्म के लोग थे वो उनके संपर्क में आया, और उनके संपर्क में आने के बाद उसने अपना हथियार छोड़ दिया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कल अशोक ने अपने हथियार जो है वो किस युद्ध के बाद छोड़ दिए थे? तो कलिंग वॉर। कलिंग वॉर के बाद उसने कसम खाया कि आज के बाद मैं हथियार कभी भी नहीं उठाऊंगा। ठीक है, तो अशोक जो है वो कलिंग युद्ध के बाद क्या बन गया? चंड अशोक से वो बन गया था धर्म अशोक। कि वो कहा कि अब हम धर्म का प्रचार करेंगे। धर्म को उस समय, उस जो भाषा उसमें यूज की जाती थी वो थी पाली भाषा। ठीक है, उस समय पाली भाषा का यूज किया जाता था, तो धर्म को धम्म लिखा जाता था, धम्म। तो अशोक बन गया धम्म अशोक। ठीक है, चंड अशोक से धम्म अशोक। किस युद्ध के बाद? कलिंग वॉर। कलिंग वॉर के बाद ही उसने अपने हथियार छोड़ दिए। तो रीजन फॉर इन्वेडिंग कलिंगा, कलिंगा यानी उड़ीसा पे क्यों उसने आक्रमण किया था? कलिंगा वाज अ ग्लोरियस, क्योंकि वो बहुत ही प्रॉस्पेरस रीजन था, दैट वैल्यूड फ्रीडम, टैलेंटेड इन आर्ट्स वगैरह बहुत ज़्यादा था वहाँ पे। कलिंगा उड़ीसा, उसके पास पोर्ट है, उड़ीसा जब समुद्र के किनारे है तो वहाँ पोर्ट भी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेवी भी था वहाँ का। आफ्टर विटनेसिंग सो मच लॉस ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द वॉर, बहुत ज़्यादा जब उसने देखा कि यहाँ जीवन, लॉस ऑफ लाइफ देखा वहाँ पर, तब उसने ये किया। ये तो पढ़ाई दी तुम लोग को। रिलीजन उसने कौन सा अपनाया? बुद्धिज्म। और पाटलिपुत्रा में तीसरा बौद्ध संगीति करवाया था। देखो, बौद्ध संगीति बहुत सारे हुए हैं, 6 तो हुए हैं अभी तक। ठीक है, बौद्ध संगीति मतलब होता है कि दुनिया के जितने बौद्ध धर्म के मॉन्क भिक्षु लोग हैं सब आपस में एक बार जुटे, और जुट करके सबने मिल करके, मतलब कुछ ऐसा बातचीत हुआ। तो उस समय 4 हुए थे इम्पोर्टेंट वाले। ठीक है, और 4 में से जो फर्स्ट वाला था ना वो राजगीर में हुआ था, क्योंकि पहले जो राजधानी थी वो राजगीर हुआ करती थी, उसको राजगृह बोलते थे। तो पहला राजगृह में हुआ था। ठीक है, अजात शत्रु उस समय राजा था, उसके टाइम पे, अजात शत्रु के टाइम पे। फिर दूसरा वाला वैशाली में हुआ था, ये राजा काला शोक के टाइम पे हुआ था, क्योंकि राजधानी वैशाली शिफ्ट हो गई थी, तो काला शोक के टाइम पे।
फिर तीसरा वाला पाटलिपुत्र में हुआ क्योंकि राजधानी पाटलिपुत्र आ गया था, और ये अशोक के टाइम पे थर्ड वाला। और चौथा वाला कश्मीर में हुआ था, ठीक है, वहां पे एक राजा था कनिष्क, वो करवाया था कनिष्क। और पांचवा छठा इधर हुआ है, मतलब 1800 और 1900 में। तो ये तो रिसेंट का है। मेन इंपॉर्टेंट चार हैं, तो वो चारों आपको पता होना चाहिए। तो थर्ड वाला बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्रा में अशोक ने करवाया था, ठीक है। इसके अलावा धम्म, धम्म समझ गए, धर्म वर्ड धर्म का ही धम्म है, ठीक है। प्राकृत और पाली एक ही टाइप का भाषा है, पाली और प्राकृत, तो इसी भाषा में धम्म बोलते हैं। द अशोकन एडिक्ट्स वर रिटन प्राइमरी टू एक्सप्लेन, अशोक के अभिलेख पाली भाषा में लिखे हुए, याद रखना पाली भाषा में, ठीक है। द अशोकन एडिक्ट्स वर रिटन प्राइमरली टू एक्सप्लेन टू द पीपल। अच्छा, एक और चीज है कि अशोक के अभिलेख क्योंकि पाली भाषा में है, तो हम लोग तो पढ़ नहीं सकते। कौन पढ़ा उसको? तो उस एक व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, एक अंग्रेज आदमी था, वो मिला जुला के पढ़ लिया था। तो जेम्स प्रिंसेप जो है वो उसको पढ़ा, ठीक है, 1828 में पढ़ा है। उसके बाद हम लोग को पता चला कि अरे इंडिया का इतिहास तो इतना बढ़िया, इतना पुराना इतिहास है, नहीं तो उसके पहले हम लोग नहीं जान रहे थे, ठीक है। द अशोकन एडिक्ट्स वर रिटन प्राइमरली टू एक्सप्लेन, वही सब लिखता था, लोगों को धर्म समझाने के लिए लिख दिया था, ठीक है। अशोकास धम्मा वाज नॉट ए स्पेसिफिक रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिस, किसी धर्म के बारे में नहीं, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में, या फिर कैसे रहना चाहिए, सीधी बात है कि क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, जानवरों के प्रति रिस्पेक्ट रखना चाहिए, गरीबों के प्रति रिस्पेक्ट रखना चाहिए, यही सब लिखा हुआ था। कोई ऐसा नहीं था कि इस धर्म का पालन करो या उस धर्म का, नहीं, जो होना चाहिए मानव धर्म क्या है उस वो चीज उसमें लिखा हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो उसका बेटा होता है वो होता है दशरथ। ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी टू हैव इशूड इंपीरियल इंस्क्रिप्शन, माने अंतिम नहीं है ये राजा इस हिसाब से अंतिम कह सकते हैं कि इसने जो अभिलेख बनवाए तो ये अंतिम हुआ अभिलेख बनवाने वाला। सेवरल टेरिटरीज इसके टाइम पे तो धीरे धीरे खत्म होने लगा, ठीक है। ये भी अशोक के ही प्रैक्टिसेस को माना। हाँ, अशोक के बारे में एक और चीज याद कर लो कि अशोक का एक बेटा बेटी था, महेंद्र और संघमित्रा। महेंद्र बेटा था, संघमित्रा बेटी थी। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को, अशोक का ये था ना कि अब हम दुनिया को जीतेंगे तो, पर तलवार के बल पर नहीं, धर्म के बल पर, ठीक है। पहले तलवार के बल पर जीतने का उसका दिमाग था, फिर हो गया कि नहीं, धर्म के बल पर जीतना है। तो धर्म के बल पे यानी धर्म को फैलाने के लिए तो अपने बेटा और बेटी को वो श्रीलंका भेजा था, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को। और ये भी पूछ सकता है कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका। महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, ठीक है। इसके बाद दशरथ के बाद आता है संप्रति। इसके टाइम पे मतलब धीरे धीरे टूटने लगा, जितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया था ना वो धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। संप्रति रूल्ड बोथ फ्रॉम पाटलिपुत्रा उज्जैन, दोनों जगह से रूल करता था संप्रति, पाटलिपुत्रा से भी और उज्जैन से भी। ये कहाँ लिखा हुआ है ये बात? जैन किताब परिशिष्ट पर्वन में। तो ये पूछ सकता है कि परिशिष्ट पर्वन किस धर्म का बुक है? तो जैन। ही रिकंकर्ड द प्रोविंस, बहुत सारे इलाकों को ये फिर से जीता जो दशरथ के टाइम में टूट गए थे, फिर जीता, ठीक है। कौन कौन इलाका? सौराष्ट्र, सौराष्ट्र गुजरात को बोलते हैं, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, मैसूर कर्नाटका, दोबारा जीतना पड़ा इसको। इसने जैन धर्म को कंट्रीब्यूशन दिया। ही इज रिगार्डेड फॉर हिज पैट्रन एफर्ट्स टू स्प्रेड जैन धर्म। वापस ये चंद्रगुप्त मौर्य वाला जैन धर्म पे आ गया। ही मेड इट पॉसिबल फॉर मॉन्क्स टू ट्रेवल टू बारबेरियन लैंड, यानी बहुत सारे इलाकों को डाकुओं से आजाद करवाया, ठीक है। ही वॉज अ डिसिपल ऑफ सुहास्ती सुरीजी, इसका ये शिष्य था सुहस्ती सुरीजी का। संप्रति वॉज मेंशनड इन द कल्प सूत्र भाष्य, ये भी किताब जैन किताब है, कल्प सूत्र भाष्य, जिसमें भाष्य लिखा रहे ना, याद रखना ये जैन किताबें होती हैं, ठीक है। भाष्य या फिर कल्प सूत्र, भगवती सूत्र। ऐसे तो हिंदू किताबों में भी कल्प सूत्र, भगवती सूत्र का नाम आता है, मगर ज्यादातर ये किताबें जैन धर्म की हैं, ठीक है। तो संप्रति वॉज मेंशन, इसका नाम इन सब किताबों में भी है एज मेकिंग, कि इसने इन सब इलाकों को भी जैन मॉन्क के लिए, जैन साधुओं के लिए सेफ बनाया, ठीक है। द्रविड़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कुर्ग कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद संप्रति के बाद आता है शालीशुका। ही वॉज मेंशन द गार्गी संहिता, गार्गी संहिता युग पुराण में इसका मेंशन, मतलब ये हिंदू रिलीजन की, हिंदू रिलीजियस बुक है,
ठीक है, तो इस शालीशुका का इसमें नाम है, ये बढ़िया रूलर नहीं था। फिर आता है देववर्मन, इसका भी पुराणों में जिक्र है। ही वॉज शालीशुका सक्सेसर, शालीशुका का बेटा, और 7 साल तक रूल किया। फिर आता है ये सब का नाम बिल्कुल आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अशोक तक बस याद रखो, दशरथ को थोड़ा बहुत याद रख लो। नेक्स्ट है शतधन्वान, ये भी पुराणों में इसका भी जिक्र है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे इंपायर खत्म होने लगा। और लास्ट मौर्यन इंपायर जो अगर पूछे तो कौन है, बृहद्रथ, अंतिम राजा। ठीक है, बृहद्रथ क्या है, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज ही वॉज असैसिनेटेड, इसका जो सेनापति था ना वही इसका कत्ल कर दिया, और फिर सेनापति ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसका सेनापति जो था बृहद्रथ का, वो था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण आदमी था, और क्योंकि मौर्यन वंश को माना जाता है, कभी जैन को मान रहे हैं, कभी आजीविका को मान रहे हैं, कभी बौद्ध को मान रहे हैं, मतलब हिंदू रिलीजन को वो लोग नहीं फॉलो कर रहे थे जो मौर्यन एम्पायर के राजा लोग थे। तो इस बात से ब्राह्मण लोग को तो दुख होगा ही। तो पुष्यमित्र शुंग जो कि ब्राह्मण था, वो फिर इसका कत्ल कर देता है और इनके जगह अपना साम्राज्य खड़ा करता है, और नाम होता है उसका शुंग वंश। शुंग वंश, तो मौर्य वंश के बाद भारत में शुरू होता है शुंग वंश, और शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, और अंतिम राजा बृहद्रथ, याद रखिएगा। ये एम्पायर का फोटो है, देख लो, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, नीचे नहीं रूल कर पाया, नीचे यहाँ पे क्या चल रहा था, चोल, चेर और पांड्य चल रहे थे, तो संगम वंश है ना, संगम वंश चल रहा था, चोल, चेर और पांड्या, संगम एज चल रहा था, संगम वंश नहीं, संगम काल। तो वहां पे नहीं है, बाकी पूरे जगह पे रूल किया इन लोगों ने। थोड़ा सा अब उस कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चलता था वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम लोग इसको देख लेते हैं। तो मेगास्थनीज और बाद के जो ग्रीक ऑथर्स लोग थे, उन्होंने अपनी किताबों में, जैसे मेगास्थनीज का बुक है इंडिका, तो इन्होंने अपनी किताबों में डिस्क्राइब किया है इंडियन सोसाइटी को एट द टाइम ऑफ मौर्याज डिवाइडेड इनटू 7 ग्रुप्स। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेगास्थनीज ने अपनी किताब में क्या बताया कि भारत में मतलब समाज के लोग कितने ग्रुप में बटे हुए थे, तो 7 ग्रुप में। कहा कि यहाँ पे 7 तरह के लोग हैं। जैसे सबसे पहले क्या था, 4 तरह के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, अभी तो बहुत तरह के लोग हैं, अब ऐसा नहीं कह सकते, फिर भी कह सकते हैं जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, है ना। तो उस समय भी किस वो बताया मेगास्थनीज कि 7 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। क्या मौर्यों के टाइम में समाज कितने ग्रुप में बटा होता है, भी क्वेश्चन हो सकता है। तो 7 ग्रुप। एक हो गया दार्शनिक, फिलोसफर्स, बाबा टाबा हो गए। दूसरे हो गए कल्टीवेटर्स, किसान। तीसरे हो गए हंटर्स एंड हर्डर्स, जो कि शिकारी होते हैं या फिर भेड़ बकरी जो चराते हैं। ठीक है, चौथा हो गया आर्टिशंस एंड ट्रेडर्स। ठीक है, ये हंटर हर्डर एक ही साथ आ रहा है। हंटर्स हो गया तीसरा, और चौथा हर्डर्स। आर्टिशंस एंड ट्रेडर्स, आर्टिशंस एंड ट्रेडर्स मतलब होता है जो आर्टिस्ट हो गए, आर्टिशंस हस्तशिल्प कला, कपड़ा बना के बेचना। ठीक है, मतलब कि मटका बना के बेचना, बर्तन बना के बेचना, ये सब आर्टिस्ट हो गए। ट्रेडर्स व्यापारी। ओवरसीयर्स स्पाइज, स्पाइज माने जो वो होता है, क्या बोलते हैं, स्पाई करता है, मतलब गुप्तचर कह सकते हैं। ठीक है, गुप्तचर। एंड द किंग्स काउंसलर, और राजा के जो मंत्री सब है, किंग काउंसलर्स। तो ये 7 ग्रुप्स है, 1 2 3 4 5 6, यहीं पे ये 7 है ट्रेडर्स। ठीक है, आर्टिस्ट अलग है, ट्रेडर्स अलग होते हैं। इंटर मैरिजेज इन ग्रुप्स में नॉट अलाउड था, जैसे अभी कास्ट में इंटर मैरिज नहीं अलाउड है ना। दीज ऑक्यूपेशंस आर हेरिडिटरी, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो, ये जो भी काम करते थे वो हेरिडिटरी होता था, मतलब अगर उनके पापा जूता बना रहे हैं तो बेटा को भी जूता बनाना है, आगे सबको जूता ही बनाना है। हेरिडिटरी है, कोई अगर हलवाई है तो आगे भी वो हलवाई ही रहेगा। राजा का मंत्री है तो बेटवो मंत्री रहेगा, और मतलब भले ही बकलोल रहे मंत्री, पर वो मंत्री ही रहेगा। तो ये जो वो काम करते थे ये हेरिडिटरी था। ठीक है, ये वंशानुगत था। और इंटर मैरिजेस अलाउड नहीं थे, कि आपस में ये 7 ग्रुप में आपस में शादी कर ले, जैसे राजा का मंत्री है और वो शादी कर ले किसी कलाकार की बेटी से, वो नहीं हो सकता। कलाकार शादी करेगा। ठीक है, रिलीजन, तो चंद्रगुप्त ने तो जैन धर्म अपनाया, बिंदुसार जो उसका बेटा था वो आजीवक धर्म अपनाया, अशोक बुद्ध धर्म अपनाया।
तो सबके अलग अलग धर्म वगैरह थे। उसके बाद जो एग्रीकल्चर था, एग्रेरियन सोसाइटी थी, वो कैसी थी? तो एग्रीकल्चर तो बहुत बढ़िया था। मगध इसीलिए तो फ्लरिश हुआ क्योंकि गंगा के किनारे, और गंगा के किनारे खेती, अभी भी बिहार में खेती बहुत अच्छी होती है। हाईली फर्टाइल सॉइल है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है मिट्टी, नदियाँ हैं बहुत सारी, प्लेंटीफुल रेनफॉल, मस्त बारिश होती है, तो खेती तो अच्छी है। और जो लोग नॉन एग्रीकल्चर करते थे वो लोग क्या करते थे? वो जानवरों को चराते थे, गाय पालते थे, भैंस पालते थे, ठीक है। कौटिल्य even listed animals among the items that were accessed and taxed। कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में एनिमल्स के बारे में भी कहा है कि एनिमल पर भी टैक्स लगता था। जितना ज़्यादा तुम एनिमल रखोगे, दूध बेचोगे, तो टैक्स तो लगेगा ही। महिलाओं की स्टेटस क्या थी? तो महिलाओं का पोजीशन बहुत ही बढ़िया था उस समय। वुमेन ऑक्यूपाइड अ हाई पोजीशन एंड फ्रीडम एंड वेर एम्प्लॉयड एज द किंग्स पर्सनल बॉडी गार्ड। हाँ, उस समय क्या था ना, मौर्य डायनेस्टी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंद्रगुप्त था ना, उसके बॉडीगार्ड्स महिलाएं थी। उस टाइम पे बॉडीगार्ड महिलाएं होती थी, ठीक है। और अच्छा फ्रीडम मिलता था, और उनको डिवोर्स का भी परमिशन था, दोबारा शादी करने का भी परमिशन था। तो समाज में उनकी स्थिति, स्टेटस जो था वो बहुत ही बढ़िया था। नेक्स्ट है स्लेवरी अंडर मॉडर्न एम्पायर। तो मेगास्थनीज के अनुसार, उनकी किताब के अनुसार, गुलामी का कोई उस समय कॉन्सेप्ट नहीं था। वो जो होता है ना कि आदमी का खरीद बिक्री, तो वो उस समय नहीं था, ऐसा मेगास्थनीज ने लिखा है। बट सम अदर सोर्स, लेकिन कुछ दूसरी किताबें मानती हैं कि उस समय स्लेवरी था। अ पर्सन कुड बी स्लेव ईदर बाय बर्थ, ठीक है, बाय वॉलंटरीली सेलिंग देमसेल्फ, बाय बीइंग कैप्चर्ड इन वॉर, और एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। यानी एक व्यक्ति गुलाम हो सकता था या तो जन्म से, तो उसके माता पिता गुलाम है और वो पैदा हुआ तो वो भी गुलाम, या फिर उसने, अब पैसा वैसा नहीं उसके पास, उसने खुद ही अपने आप को बेच दिया तो भी गुलाम, या फिर उसको युद्ध में लाया गया पकड़ करके तो भी वो गुलाम हो गया, या फिर उसको ऐसी पनिशमेंट दी गई है, न्यायिक पनिशमेंट, तो वो गुलाम हो गया, ठीक है। ये सब कौटिल्य ने डिस्कस किया है अपने अर्थशास्त्र में। और मेगास्थनीज कह रहा है कि कोई गुलामी नहीं था। देखो, दो व्यक्ति एक ही टाइम का बुक लिख रहे हैं, पर उनकी किताबों में कितना अंतर आ रहा है, ठीक है। फिर अशोका के 14 रॉक एडिक्ट्स हैं। अशोक ने जो पत्थरों पे लिखवाए हैं, ऐसे बड़े बड़े 14 शिलालेख हैं, ठीक है, 14 पत्थर से। तो मेजर रॉक एडिक्ट अशोक के कितने हैं? 14। जिसमें से जो 2 नंबर का जो रॉक एडिक्ट है ना, उसमें इसका जिक्र है कि ये साउथ का जो इलाका है, चेल चोर पांडे वाला, वहाँ पे शासन नहीं किया था। 2 नंबर और 12 नंबर में। और वहाँ पे जो ये जो साउथ के लोग हैं, इनको केरला पुत्त कहा गया है। केरला पुत्त मतलब केरल में राज करने वाला है ये सब, ठीक है। और अशोक का रॉक एडिक्ट जो 5 नंबर वाला है, उसमें भी गुलामी के बारे में बात की गई है, यानी गुलामी होता था। ही मेंशन इन दिस रॉक एडिक्ट एवरी ह्यूमन इज माई चाइल्ड। वो उसमें लिखते हैं कि हर इंसान मेरा बच्चा है, और वो कंसर्न थे, वो लिखते हैं गुलामी नहीं होना चाहिए ये सब, ठीक है। मतलब कि राजा का जो प्रजा होती है वो तो राजा का बच्चा ही होता है ना, तो उस हिसाब से, ठीक है। एग्रीकल्चर लीडिंग सेक्टर था, खेती ही उस समय इम्पोर्टेंट। अभी भी भारत में ज़्यादातर लोग क्या चीज़ में जुड़े हैं? खेती में ही जुड़े हुए हैं। वहाँ उस समय भी एग्रीकल्चर ही लीडिंग सेक्टर था, जो कि सरकार के टैक्स में और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने में कंट्रीब्यूट करता था। जो मिट्टी थी उसमें 2 सर्कल होता है, जैसे अभी होता है ना खरीफ और रबी, तो उस टाइम पे भी 2 क्रॉप साइकिल चलता था, ठीक है, जिसमें फूड ग्रेन भी उगाया जाता था और साथ में जो कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं जो बेचने के लिए उगाए जाते हैं, जैसे कि गन्ना, मकई, कॉटन, ये सब तो खाया नहीं जाता है ना, बेचने के लिए लोग उगाता है। फिर क्राफ्ट का भी काम करते थे लोग, जैसे कि कॉटन का कपड़ा बनाने बुनने का काम करते थे, ठीक है। साथ में व्यापार वगैरह भी काफ़ी अच्छा चलता था। अग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी देखें तो अर्थशास्त्र, जो किताब है अर्थशास्त्र, रिकॉग्नाइज परमानेंट विलेज सेटलमेंट, इसमें कहा गया है कि लोग परमानेंटली घर बना के रहते थे, ठीक है। दिस मेथड ऑफ सेटलमेंट वाज नोन एज जनपद निवेश, ठीक है। क्या कहा जाता था? जनपद निवेश, इस परमानेंट सेटलमेंट को। जनपद माने लोग हो गए, ठीक है। एग्रीकल्चर इन अदर एरियाज ऑफ मॉडर्न स्टेट नोन एज जनपद टेरिटरी। अगर लोग गांव में घर बना के रहते थे तो कहते थे जनपद निवेश, दूसरे जगह पर रहते थे तो जनपद टेरिटरी, ठीक है।
फिर जमीन, इन दीज एरियाज द किंग्स एंड द स्टेट राइट टू पोजेशन, कल्टिवेशन, मॉर्टगेज एंड सेल वेयर नेचुरली सुपीरियर। राजा का या राज्य का अधिकार होता था जमीनों पर, ठीक है। उस जमीन को क्या कहा जाता था? सीता भूमि। ऐसा भूमि जिस पर राजा का अधिकार होता था, राजा खेती करवा सकता था, ठीक है। नेचुरली राजा का अधिकार, राजा बेच सकता था, राजा का अधिकार है। तो सीता भूमि, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सीता भूमि किसको बोलते थे? तो सीता भूमि ऐसी जमीन जिस पर राजा का अधिकार होता था। और उस जमीन को देख रेख कौन करेगा? राजा अपने से तो नहीं करेगा, किसी को नियुक्त करेगा देख रेख करने के लिए, जमीन पे जो भी सामान उगेगा उसके लिए, बेचवाने के लिए। तो उस व्यक्ति को कहते थे सीताध्यक्ष, ठीक है। सीता भूमि का अध्यक्ष माने हो गया सीताध्यक्ष, ठीक है। करेंसी कौन सी चलती थी उस समय? तो करेंसी जो चलता था वो सिल्वर का करेंसी चलता था, चांदी का सिक्का चलता था जिसको पन्ना कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखना है, चांदी का सिक्का चलता था और उसको कहते थे पन्ना, ठीक है। जैसे हीरा पन्ना मोती होता है तो पन्ना कहा जाता था चांदी के सिक्के को। तो मौर्यन टाइम्स में ये चलता था। नेक्स्ट है राजपण्य। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्टेट वेयर कॉल्ड राजपण्य। ऐसे माल जो राज्य के द्वारा उगाए जाते थे, मतलब कि मान लो को कुछ है कपड़ा बुनाई या कुछ है खिलौना बनाना, अगर राज्य ये काम करवा रहा है तो राजपण्य कहा जाता था, ठीक है। फिर लैंड रेवेन्यू। मौर्यन एरा वाज वाटरशेड मोमेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडिया टैक्सेशन सिस्टम। टैक्सेशन सिस्टम, जो टैक्स कलेक्टर होता था, जो टैक्स कलेक्ट करता था उसको बोलते थे समाहर्ता, ठीक है। टैक्स कलेक्ट करने वाला को क्या कहते थे? समाहर्ता। अभी कैसे कहते हैं? टैक्स इंस्पेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो वो हो गया समाहर्ता। ही हैड कंट्रोल ओवर द एक्सपेंडिचर पार्ट ऑल्सो। खर्च के हिस्से पे भी इसका कंट्रोल होता था। और जो ट्रेजरी का जो मालिक होता था, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी, ट्रेजरी का इंचार्ज जो होता था उसको बोलते थे सन्निधाता, ठीक है। ये दोनों एक साथ ही पढ़ा जाता है। समाहर्ता टैक्स कलेक्ट करके ला के देगा और सन्निधाता का काम है उसका देखभाल करना। कोषाध्यक्ष भी कह सकते हैं मगर यहाँ पे कहा जा रहा है सन्निधाता, ठीक है। और जो टैक्स होता था उसको भाग कहा जाता था, कि इतना भाग, भाग होता है ना कि आप मान लो कि आपके खेत में जितना भी हुआ आप उसका एक भाग हमें दे दो या दो भाग हमें दे दो, इस तरह से भाग, टैक्स को भाग बोलते थे, ठीक है। 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस पेड बाय द पीजेंट, मतलब कि जितना खेती हो रहा है उसका 25%, एक चौथाई भाग दिया जाता था टैक्स के तौर पे, है ना। मान लो कि आपको 4 टन अनाज हो रहा है तो आप 1 टन आपको देना पड़ेगा, 1/4। द पीजेंट पेड अ टैक्स नोन एज पिंडाकरा। एक और टैक्स लगता था उन लोगों से जिसका नाम था पिंडाकरा, ठीक है। विच वॉज लेविड ऑन ग्रुप्स ऑफ विलेजेस बाई हस्बैंडमैन। मतलब ये जो टैक्स है ना, ये सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं लगता था, ये ग्रुप ऑफ विलेजेस पे लगता था, गाँव पे लगता था, तो बोलते थे पिंडाकरा। इसके अलावा और भी बहुत टैक्स हैं जैसे बलि, हिरण्य, ये सब कैश में दिया जाता था। ये जो 2 टैक्स है बलि और हिरण्य, ये कैश में दिया जाता था, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट टैक्स भाग है, भाग याद रखना, 2 व्यक्ति याद रखना, समाहर्ता और सन्निधाता, टैक्स कलेक्टर और ट्रेजरी इंचार्ज, ठीक है। फिर ट्रेड, जातक स्टोरी, जातक कहानियां जो हैं वो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां, ये भी पूछा जाता है कि बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों क्या बोलते हैं? जातक कहानियां, ठीक है। यानी बौद्ध जो हुए गौतम बुद्ध, उनका जन्म एक बार नहीं हुआ है, पहले भी बहुत बार हुआ है और अब बाद में भी बहुत बार होगा। तो बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं वो जातक कहानियां हैं। तो जातक कहानियों में फ्रिक्वेंटली मेंशन कारवां ट्रेडर्स, उसमें व्यापारियों की बात होती है कि ये लोग पूरा कारवां लेके चलता था, हाथी घोड़ा आदमी खाना पीना वो ढेर सारा सामान, ठीक है। ये लोग ले करके इधर से उधर व्यापार करता है, ठीक है। इनका मुख्य जो व्यापार का रूट है, द मेन ट्रेड रूट इन नॉर्थ इंडिया वेर अलोंग द गंगा नदी के किनारे किनारे और हिमालय के तराइयों के किनारे किनारे। मेगास्थनीज ऑल्सो मेंशन, मेगास्थनीज ने भी अपनी किताब में इस चीज़ का मेंशन किया है कि पाटलिपुत्रा जो है वो नॉर्थ वेस्ट से जुड़ा हुआ था व्यापार के माध्यम से, ठीक है। इट वॉज कनेक्टेड टू सेंट्रल इंडिया इन द साउथ एंड कलिंगा इन द साउथ ईस्ट। दिस ईस्टर्न ट्रेड रूट टर्न साउथवर्ड टू रीच आंध्र, मतलब पूरा इंडिया में इधर से उधर व्यापार होता था।
तक्षशिला नियर इस्लामाबाद पाकिस्तान में वाज द ओवरलैंड रूट टू वेस्टर्न कंट्री, ये भी रूट में आता था तक्षशिला। फिर इंटरनल ट्रेड, अंदर अंदर भी ट्रेड होते थे, वाज कंसिडरेबली बेनिफिशियल बिकॉज रिवर ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव्ड वंस द फॉरेस्ट अराउंड द वैली हैज बीन क्लियर्ड, मतलब नदी का ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता था उस समय, ठीक है, नदियों के माध्यम से व्यापार किया जाता था जहाज पे सामान रख करके, ठीक है। जो व्यापारी होते थे वो आपस में ग्रुप बना लेते थे, उसको गिल्ड कहा जाता था। व्यापारियों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं गिल्ड। ऐसे देखो बाद में गिल्ड कहा जाएगा, लेकिन मौर्यन के टाइम में ना आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनके ग्रुप को गिल्ड कहा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि कारपेंटर लोग का अपना ग्रुप हो गया, बढ़ई लोग का, पॉटर हो गए वो कुम्हार, उनका अपना ग्रुप हो गया, पेंटर्स, लेदर वर्कर्स, टेक्सटाइल वर्कर्स, तो इसको गिल्ड कहा जाता है, ठीक है। फिर राज्य भी कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता था, जैसे कि सैनिक या हथियार बनाने वाला या जहाज बनाने वाला, तो राज्य भी लोगों को देता था एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दे वेयर एग्जेम्प्ट, इनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता था क्योंकि ये तो राज्य का ही मतलब वो है, कर्मचारी है, ठीक है। उसके बाद ये लोग फ्रेंडली रिलेशन भी मेंटेन करता था, फॉरेन रिलेशंस अच्छा था इन लोग का, विदेशी जो दोस्ती था किसके साथ, ग्रीक के लोगों के साथ। बताया था ना कि वहाँ का राजदूत आता था इंडिया में, जैसे डाइमेकस, डायोनीशियस। की ऑफिसर्स कौन कौन थे, देख तो पान्यध्यक्ष, सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स, हुज ड्यूटी वाज टू फिक्स प्राइसेस ऑफ गुड्स। पान्यध्यक्ष का काम था कि सामान का दाम को फिक्स करना है, कौन सामान का क्या दाम होगा, ठीक है, उसका नाम था पान्यध्यक्ष। उसके बाद है संस्थाध्यक्ष, ये मार्केट को देखता था, मार्केट का ध्यान रखता था कि मार्केट में कोई किसी को लूट न ले, है ना, तो संस्थाध्यक्ष। और पौतवाध्यक्ष, ये वेट्स और मेजर्स का ध्यान रखता था, जो वो होते हैं बटखरा वगैरह होता है, तो ये उसका सुपरिटेंडेंट था, पौतवाध्यक्ष, ठीक है। इसके बाद नवाध्यक्ष, ये बोट में जो ट्रांसपोर्ट होगा, है ना, नदियों के माध्यम से नाव पे जो सामान का माल को इधर से उधर ले जाया जाएगा, तो नवाध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष, टोल टैक्स, टोल पे जो टैक्स लिया जाएगा वो होगा शुल्काध्यक्ष, रोड का टैक्स। फिर अकाराध्यक्ष, माइंस का टैक्स, जो माइंस है जहाँ से कोयला लोहा ये सब निकल रहा है, तो उसका जो सुपरिटेंडेंट है वो है अकाराध्यक्ष, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, शुल्काध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, नवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष, ये सब। मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, तो अशोका के बाद डिक्लाइन शुरू हुआ, क्योंकि अशोका ने हथियार उठाने से मना कर दिया, तो धीरे धीरे तो लोग जो शत्रु है वो तो बढ़ेंगे ही, तो अशोक के टाइम से धीरे धीरे इसका जो है ना खात्मा शुरू हो गया, ठीक है। जो बाद के रूलर्स आए वो बहुत ही वीक थे, कमजोर रूलर्स थे, वो लोग रूल नहीं कर पाए सही तरीके से, ठीक है। तो यहाँ हमारा पूरा मौर्यन एम्पायर खत्म हो गया, आप लोग इसको याद कर लेना अच्छे से। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 60 नंबर, ये क्वेश्चन है कि यकृत में भंडारित होता है, यकृत माने लीवर, कौन सा विटामिन लीवर में स्टोर होता है, ए बी सी डी, ए और बी, ए बी सी, इनमें से कोई नहीं। तो देखो हमारे शरीर में कोई भी चीज़ का जो स्टोरेज है वो यहीं पे होता है, लीवर में। तो स्टोर क्यों होगा, कोई भी चीज़ तब स्टोर होगा जब मतलब कि वो चीज़ पानी में घुल के बाहर ना हो जाए तो स्टोर हो जाएगा। तो विटामिन बी और सी जो होता है ना, वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है, याद रखना, वाटर सोल्यूबल माने ये घुल जाते हैं पानी में, और पानी में घुल के फिर मल मूत्र के माध्यम से बाहर हो जाते हैं। तो बी और सी तो बाहर हो जाएगा, तो वो तो स्टोर होगा नहीं, तो लीवर में कौन स्टोर रहेगा, बी और सी को छोड़ के, बाकी ए डी के ये सब स्टोर होता है। तो हर ऑप्शन में आपको बी सी दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी दिख रहा है, तो आंसर क्या है, डी। समझ गए, थोड़ा सा विटामिन के बारे में देखते हैं, वैसे डिटेल में विटामिन डिस्कस कराया हुआ है ऑलरेडी, पर थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, द लीवर प्राइमरी स्टोर फैट सोल्यूबल विटामिन, लीवर जो है वो फैट में घुलने वाले विटामिन को स्टोर करता है, पानी में घुलने वाले वाटर सोल्यूबल को स्टोर नहीं करता है।
स्टोर किसको करता है, ADE और B12 को भी। बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे होते हैं, विटामिन B1 B2 बहुत सारा विटामिन है, लेकिन बाकी सब शरीर के बाहर हो जाता है, केवल B12 स्टोर होता है। अगर बी में होना है सिर्फ B12 हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ हमारा लीवर जो है वो बहुत सा आयरन और कॉपर मिनरल्स हैं, ये आयरन कॉपर इनको भी स्टोर करता है, ठीक है, आयरन कॉपर। दीज विटामिन आर टेकन अप फ्रॉम द ब्लड बाई हेपेटोसाइट्स, ठीक है। ये जो विटामिन है ये ब्लड से ये ले लेता है लीवर और उनको स्टोर कर लेता है, ताकि बाद में जो मान लीजिए आप किसी दिन उपवास में है तब भी आपका शरीर चलता है, क्योंकि ये स्टोरेज ही जो स्टोर्ड चीज़ है यही फिर यूज होता है उस समय, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन ए ये लीवर में स्टोर रहता है एज रेटिनल ईस्टर्स। इसका काम क्या है, विटामिन ए जो है रतौंधी से बचाता है। जैसे रात को अंध मतलब एक होता है रतौंधी, जिसमें बॉड क्या होता है ना कि रात में कुछ दिखता नहीं है, तो विटामिन ए की कमी से होता है ये नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट में आदमी ब्लाइंड हो जाता है, तो विटामिन ए। फिर विटामिन डी, विटामिन डी तो आपको पता ही है हड्डियों को मजबूत करने के लिए होता है। विटामिन ई ये भी स्टोर होता है लीवर में। विटामिन के का काम है कि ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, खून को जमने में मदद करता है विटामिन के। और जो विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन B12 ये भी लीवर में स्टोर होता है थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। अदर लिवर स्टोरेज फंक्शंस, बाकी लिवर स्टोरेज फंक्शन, द लिवर ऑल्सो स्टोर आयरन, आयरन को भी स्टोर करता है। आयरन का काम क्या है, खून में हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो आयरन का ये है काम, हेमोग्लोबिन। इट ऑल्सो स्टोर एंड रिलीज कॉपर, कॉपर को भी स्टोर करता है, ठीक है, लीवर। तो लीवर कितने सारी चीज को स्टोर करता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर है, वो क्वेश्चन है कि नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में किस भारतीय राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये देख के भी बनाया जा सकता है, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, तो आपको पता होना चाहिए कि हर चीज में सारा केरल आगे ही रहता है, तो चलो यहाँ पे केरल को आंसर टिक कर देते हैं, केरल सही है, ठीक है। पर थोड़ा आप लोग जान लीजिए नीति आयोग का SDG इंडिया इंडेक्स क्या है, ठीक है। ये देखो SDG इंडिया इंडेक्स, SDG का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य, 2023-24 जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। इंडिकेट सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस दर्शाता है कि कौन राज्य कितना प्रोग्रेस किया, ठीक है। तो देखते हैं क्या प्रोग्रेस है इसमें। क्या है, 1 से 8 तक पॉइंट दिए जाते हैं राज्यों को प्रोग्रेस के अनुसार। कुछ राज्य है जो फ्रंट रनर है, ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्टेट एंड यूटी हैज मूव्ड इनटू द फ्रंट रनर कैटेगरी इंडिकेटिंग सब्सटेंशियल प्रोग्रेस, अच्छा प्रोग्रेस करते हुए फ्रंट रनर बन चुका है। टॉप परफॉर्मर है केरला और उत्तराखंड ज्वाइंटली, ठीक है, ज्वाइंटली। अगर ऑप्शन में मान लो केरला उत्तराखंड और उपरोक्त में से 2 से अधिक ऑप्शन होता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते, तो केरला और उत्तराखंड दोनों टॉप पे है, ठीक है, जिनका स्कोर है 79। और सेकेंड नंबर पे आता है तमिलनाडु विथ 78, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश 77 के साथ थर्ड नंबर पे है। केरला उत्तराखंड फर्स्ट, तमिलनाडु सेकंड, गोवा एंड हिमाचल प्रदेश थर्ड। सोचो केरला इज इक्वल टू उत्तराखंड कैसे हो गया, यानी उत्तराखंड भी बहुत अच्छा काम कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में। फिर ऐसे राज्य जिन्होंने बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है असम, मणिपुर, पंजाब, बंगाल और जम्मू कश्मीर, इनका स्कोर अच्छा इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। फिर ऐसा राज्य जिसको प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है, जो प्रोग्रेस कर नहीं रहा है, बिहार, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, ठीक है। ज़रूरी है यहाँ पे कि ये लोग अच्छा फोकस्ड इंटरवेंशन करें, SDG के जो टारगेट्स हैं उसको सही तरीके से फोकस करें उसके ऊपर, बिहार, झारखंड, मेघालय और नागालैंड, ठीक है। बाकी तो फिर यही सब है कि उत्तराखंड क्या किया, असम क्या किया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके लिए बिहार इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है 62 नंबर, भारतीय संविधान में निम्न में से किस अनुसूची में दल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए। बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आता है तो।
किस अनुसूची में दल बदल विरोधी, जैसे होता है ना कि आदमी चुनाव लड़ा बीजेपी पार्टी से और बाद में बीजेपी जीतने के बाद क्या किया कि बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी में जाके मिल गया। आरजेडी बोला कि मेरे पास आ जाओ, हम मंत्री बना देंगे, तो उसमें मिल गया। तो ये सब होता रहता है। तो इसको बोलते हैं, पहले दल बदल बहुत होता था, कभी पार्टी कभी वो पार्टी, कभी यहाँ सरकार गिर गया कभी वहाँ सरकार गिर गया। तो क्या किया गया कि इस चीज़ को बैन किया गया कि नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, ये बैन कब किया गया था? 1985 में एक कानून आया था जिसको बोलते हैं 52वां संशोधन। संविधान में 52वां संशोधन करके 10वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, 10वीं अनुसूची, 10th शेड्यूल। और इसी में ये चीज़ लिखा गया कि अब दल बदल नहीं करेगा। जो विधायक या जो सांसद अपना पार्टी को छोड़ के दूसरा पार्टी में जाएगा, उसका जो विधायकी या सांसदी है वो चला जाएगा। समझ में आया? ये कब आया था? 1985 के 52वां संशोधन में 10th शेड्यूल। ऑलरेडी बहुत ही डिटेल में दल बदल विरोधी कानून को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग आज अनुसूची डिस्कस कर लेते हैं। हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूची है। 12वां आपको याद होना चाहिए। जैसे अभी 10वीं पूछ दिया, कभी कुछ 12वां पूछ सकता है। आपको 12वां अनुसूची अच्छे से डिटेल में याद होना चाहिए। ठीक है, जो जब संविधान हमारा नया नया बना था ना, तो उसमें केवल 8 ही अनुसूची था, 8 ही शेड्यूल्स अनुसूची थे। बाकी ये 4 बाद में ऐड हुआ। 9वां जो अनुसूची है, ये जब संविधान में पहला संशोधन किया गया, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में, तब ऐड हुआ। ठीक है, फिर 10वां वाला अभी तो बता दिए, 1985 52वां संशोधन में ऐड हुआ। और 11 और 12 जो है ये ऐड हुआ था 1992 में। ठीक है, 72वां और 73वां संशोधन। 11 था 72वां और 12 था 73वां संशोधन, उसमें ऐड हुआ था। समझ गए? पहले 8 ही था। क्या है इस सब में, याद करना पड़ेगा आपको। फर्स्ट वाले शेड्यूल में क्या लिखा है? फर्स्ट वाले शेड्यूल में राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का नाम लिखा हुआ है और उनका बाउंड्री लिखा, डिटेल्स है। जैसे सब राज्य का नाम लिखा हुआ है, सब केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखा हुआ है और उनका डिटेल्स है कि जैसे बिहार है तो बिहार की चौहद्दी क्या है, एक तरफ झारखंड है, एक तरफ यूपी, एक तरफ नेपाल है। यही सब बाउंड्री का डिटेल वगैरह है। दूसरा शेड्यूल में स्पेशल पावर एंड सैलरीज, सैलरी याद रखिए। दूसरा शेड्यूल में सैलरीज के बारे में है, प्रेसिडेंट की सैलरी, गवर्नर की सैलरी, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, इसकी सैलरी, एंड लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं इनकी सैलरी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, ये शेड्यूल 2 में है। शेड्यूल 3 में है इनका ओथ। ठीक है, जो ओथ लेते हैं ये लोग, शपथ लेते हैं, तो शपथ है। ठीक है, ओथ एंड प्रोमिसेस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का नहीं है, इन दोनों को छोड़ के बाकियों का है। ठीक है, शेड्यूल 3 में शपथ है, लेकिन प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ का जिक्र नहीं है, बाकी सबका है। शेड्यूल 4 जो चौथी अनुसूची है, उसमें राज्यसभा के बारे में है। ठीक है, कि किस राज्य से कितने सदस्य होंगे। जैसे बिहार से 16 आदमी है राज्यसभा के लिए, तो यही सब लिखा हुआ है कि किस राज्य से कितने लोग होंगे राज्यसभा में। शेड्यूल 5 में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में लिखा हुआ है। एसटी लोग जो है ना, अनुसूचित जनजाति लोग, उनके बारे में है। शेड्यूल 6 में 4 राज्यों का जिक्र है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ के जो जनजाति इलाके हैं उनके बारे में जिक्र है। 4 राज्यों के जनजाति इलाके, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। शेड्यूल 7 में क्या है? लिस्ट है, यूनियन लिस्ट बताया था ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर का डिवीजन है। सेंट्रल लिस्ट में वो सब लिखा हुआ है जिसपे कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। स्टेट लिस्ट में कानून बना सकती है राज्य सरकार, और कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकता है। शेड्यूल 8, 8वीं अनुसूची में राजभाषा है। टोटल 22 भाषाएं हैं इसमें। पहले जब संविधान बना था तो 14 भाषा था, बाद में और भाषा ऐड हो गया, तो हमारे यहाँ टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया का। ठीक है, ये अनुसूची 8 में इसका जिक्र है। अनुसूची 9 में ऐसे कानून जिनको अगर अनुसूची में 9 में रखा जाएगा तो फिर उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये पहले था, अब तो हो सकता है। खास करके जमीन से संबंधित। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना,
तो उस टाइम पे क्या था कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत बहुत सारा ज़मीन था, एकदम 400 एकड़ ज़मीन, बहुत सारे बड़े बड़े ज़मींदार, और बहुत ऐसे लोग थे जिनके पास कोई ज़मीन नहीं था, जो एकदम गरीब थे, जो ज़मींदारों के यहाँ पे खेती करते थे, ठीक है, और बदले में जो मिल जाता था सो खा लेते थे। तो हमारा संविधान में क्या लिखा है कि सभी लोगों को बराबर अधिकार मिलना चाहिए, है ना। इकोनॉमिकली जो डिवाइड है इतना रिच एंड पुअर का, उसको कम करना है। तो क्या किया कि कानून बनाया। कानून था लैंड सीलिंग एक्ट। क्या कानून लाया गया? लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग माने कि कोई भी आदमी 20 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रखेगा, बाकी का ज़मीन जाएगा सरकार को, फिर सरकार सबको दे देगी, दान कर देगी लोगों में। लेकिन जो बड़े बड़े आदमी लोग जिनके पास बहुत ज़मीन था, वो तो हल्ला करेंगे, वो तो कोर्ट में जाएंगे इस कानून के खिलाफ में। तो इस कारण से सरकार लेकर के आई शेड्यूल 9 कि कोई भी कानून बना के हम शेड्यूल 9 में रख देंगे, और शेड्यूल 9 में अगर उसको डाल देंगे तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकेगा। समझ में आया? तो लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार से संबंधित कानून। आप लोग उस समय नाम सुनेंगे विनोबा भावे। विनोबा भावे एक आंदोलन चलाए थे, उसका नाम था भूदान आंदोलन। ये था कि अमीर लोगों के पास जाना है और उनसे भूमि दान के लिए उनको मनाना है कि तुम भूमि दान करो। पर ये चलने वाला नहीं था ये सब चीज़। किसी का कोई थोड़ी ना अपने मन से दान कर देगा। तब सरकार लेके आई कि नहीं, ये तो उनको मनाने से नहीं होगा, उनको ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन लेना पड़ेगा। तब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट आया था। वही लैंड सीलिंग एक्ट के अंदर ही आता है लैंड रिफॉर्म्स, भू सुधार। भू सुधार में ही हुआ कि आप इतना ही रख सकते हैं, बाकी का आपको देना पड़ेगा। तो ये सब शेड्यूल 9 में आता है। शेड्यूल 10 अभी बता दिए, दल बदल विरोधी अधिनियम। शेड्यूल 11 में पंचायती राज कानून जो आया है वो अनुसूची 11 में है, और अनुसूची 12 में है नगर निगम से संबंधित, नगर परिषद, नगर से संबंधित, ठीक है, नगर पंचायत। ठीक है, याद कैसे करेंगे? बिल्कुल याद करना होगा, 12 अनुसूची याद करना होगा। याद करने का तरीका है ये ट्रिक है। ट्रिक याद कर लोगे सब याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ट्रिक है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। पहला टी से हो गया टेरिटरी, टेरिटरी का जिक्र है ना, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र है। ई से हो गया इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स मतलब होता है वेतन, सबका वेतन कितना रहेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज का, स्पीकर डिप्टी स्पीकर का। ए से हो गया अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन। अफर्मेशन माने होता है शपथ। आर से हो गया राज्यसभा, मतलब किस राज्य में कितना राज्यसभा का सीट है। एस से हो गया शेड्यूल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र जहाँ पे जनजाति लोग रहते हैं। ओ से हो जाएगा अदर शेड्यूल एरियाज, अन्य अनुसूचित क्षेत्र। एफ से हो जाएगा फेडरल प्रोविजंस या फेडरल लिस्ट, 3 सूचियां। 3 सूची कौन कौन है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची और कंकरेंट लिस्ट। एल से हो जाएगा लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। डी से हो जाएगा डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन। ओ सॉरी, ये वाला ओ है ना। एफ से हो गया फेडरल प्रोविजन, फिर ये ओ से हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से हो गया लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स हो गया शेड्यूल 9, नवी अनुसूची में है भूमि सुधार संबंधित। डी से हो गया डिफेक्शन, दल बदल, डी से हो गया दल बदल। पी से हो गया पंचायत, एम से हो गया म्यूनसिपैलिटीज। तो आपको ये याद करना है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज का 63 नंबर, एशिया माइनर के भूमध्य सागरीय तट पर स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। भूमध्य सागर का जिक्र है, मेडिटेरेनियन सी। और एशिया माइनर टर्की को कहते हैं, ठीक है। तो वहां पे कौन सा पहाड़ है यही पूछ रहा है, तो देख लो थोड़ा सा, ये भी देख ही लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये टर्की का ये वाला इलाका जो है ये एशिया माइनर है, और भूमध्य सागर ये है मेडिटेरेनियन सी। तो यहाँ पे एक पहाड़ है, उसका नाम है टॉरस। यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, टॉरस। और यहाँ भी एक पहाड़ है, उसका नाम है पोंटिक। ऑप्शन में पोंटिक भी है पर आंसर टॉरस है, ठीक है। तो पोंटिक ऊपर है, टॉरस नीचे है। बीच का जो इलाका है ये पठार है। पठार माने ये भी उठा हुआ इलाका ही होता है, और जो पठार है यहाँ पे उसका नाम है एनाटोलिया का पठार। एनाटोलिया या अनातोलिया ही बोलते हैं, अनातोलिया का पठार। तो टर्की में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नीचे है टॉरस पहाड़, ऊपर है पोंटिक पहाड़,
बीच में है अनातोलिया का पठार, और इस सब को मिला के जो ये पूरा इलाका है इसको एशिया माइनर कहा था। मैंने एशिया तो इधर हो गया ना, एशिया, और ये हो गया एशिया माइनर, छोटा एशिया। समझ आया, छोटा एशिया। अगर यही पूछ देता कि ब्लैक सी के तरफ का पहाड़ क्या है तो उसका नाम पोंटिक हो जाता, पोंटिक। पूछ दिया मेडिटेरेनियन सी के तरफ का पहाड़ कौन है तो नाम हो गया टॉरस। अगर पूछ दे कि टर्की जो है उसके ऊपर देखो कितना, टर्की तीनों साइड से देखो समुद्र से घिरा है कि नहीं, ऊपर में ब्लैक सी है, इधर एजियन सी है और यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है। तीन तरफ से तो ये घिरा हुआ है पानी से, समुद्र से, और एक तरफ एशिया है यहाँ। समझ गए, ब्लैक सी, एजियन सी, मेडिटेरेनियन सी। और यहाँ पे भी एक छोटा सा समुद्र है ये वाला, उसका नाम है सी ऑफ मार्मरा, सी ऑफ मार्मरा। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए। टर्की को एशिया माइनर भी कहते हैं बिकॉज द रीजन ऑफ अनातोलिया, अनातोलिया का जो क्षेत्र है अनातोलिया पठार, विच मेक्स अप द मेजर लैंड मास लोकेटेड ऑन अ पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब देखो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ, प्रायद्वीप। एस आइलैंड किसको कहेंगे, आइलैंड माने द्वीप, ऐसा जगह जो चारों साइड से समुद्र से घिरा हो, और जो सिर्फ तीन साइड से समुद्र से घिरा होता है उसको बोलते हैं पेनिनसुला। हिंदी में कहते हैं प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, इंग्लिश में कहेंगे पेनिनसुला। इंडिया भी तीन तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा है, पता है आपको। एक तरफ बे ऑफ बंगाल, एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ नीचे इंडियन ओशन। उसी तरह से एशिया माइनर भी वैसे ही घिरा हुआ है टर्की। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है देखो, नॉर्थ में ब्लैक सी है ना, काला सागर, साउथ में मेडिटेरेनियन सी और वेस्ट में एजियन सी, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, ये भी मैप है। यहाँ भी आप लोग टर्की को देख सकते हैं, और यहाँ भी आप टर्की देख सकते हैं। यहाँ देखो अनातोलिया पठार, यहाँ है टॉरस माउंटेन, यहाँ है पोंटिक माउंटेन, एक और पहाड़ है कोरोग्लू माउंटेन, कोरोग्लू माउंटेन। और एक लेक है टर्की में, इसका नाम है लेक वान। दुनिया का सबसे नमकीन, जैसे होता है ना कि डेड, पहले होता था लोग मृत सागर, सबसे ज्यादा नमक मृत सागर में, नहीं, सबसे ज्यादा नमक जो है, सबसे ज्यादा नमक है लेक वान में। ठीक है, टर्की में है लेक वान। और बाकी बस इतना ही चीज है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। यहीं पे आज हम लोग इसको रोक देते हैं, आगे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, तब तक आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। और कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, रिवाइज जरूर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।